हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, क्लास 12th के पार्ट केमिस्ट्री से हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है विलयन, जिसमें टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हिमांक अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वथनांक उन्नयन डिस्कस किया था। यदि आपने अभी तक विलयन के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो देख ले, ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। सभी वीडियोज़ के लिंक, विलयन चैप्टर के सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि क्लास 12th केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के वीडियो 1 बाय 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप क्लास 12th में अध्ययनरत हैं तो आप निश्चित रूप से इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकते हैं, इन टॉपिक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड से सभी टॉपिक क्लियर किए जा रहे हैं। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप अपना नाम व पता लिखकर हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि आपका नाम, आपका पता और आप किस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। तो आप व्हाट्सएप मैसेज हमें कर सकते हैं, आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अब बात करें हम टॉपिक हिमांक अवनमन की डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। सबसे पहली बात, हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हिमांक वह ताप जिस पर कोई भी द्रव जो होता है वो ठोस में बदल जाता है। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है उस ताप को हम हिमांक कहते हैं। और हिमांक अवनमन क्या है? अवनमन यानी कमी। अवनमन का मतलब क्या है? कमी। हिमांक में कमी आ गई। कब आ गई? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हिमांक अवनमन हुआ यानी हिमांक में कमी आई। कब आई? जब हमने द्रव विलायक में ठोस विलय मिला दिया। द्रव विलायक में ठोस विलय मिला दिया। तो जब द्रव विलायक में ठोस विलय मिलाया जाता है तो जो विलयन बनता है उसका हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। उसका हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। जैसे क्लियर करें, जल जो है उसका हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। लेकिन हमने इसमें क्या किया? चीनी मिला दी, यानी हमने विलयन बना दिया जल प्लस चीनी का। तो इसके हिमांक में कमी आ जाएगी। यानी ये अगर 0 डिग्री पर जम रहा था तो ये -1 डिग्री या -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर जमेगा। यानी ये 272 केल्विन पर फ्रीज होगा, जमेगा, ठोस में बदलेगा। क्लियर? तो इस प्रकार जब द्रव विलायक में ठोस विलय मिला दिया जाता है तो जो विलयन का हिमांक होता है वो शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। शुद्ध विलायक का हिमांक 273 केल्विन था, विलयन का 272 केल्विन हो गया। यदि विलायक का हिमांक TF और विलयन का हिमांक T है, यदि विलायक का हिमांक TF और विलयन का हिमांक T है तो हिमांक अवनमन डेल्टा TF बराबर TF माइनस T होगा। TF माइनस T होगा। इसका हिमांक कितना था? 273। इसका कितना था? 272। कितने की कमी आई? 1 केल्विन की। कैसे निकाला? TF में से T घटाकर निकाला। 273 में से 272 घटाकर निकाला। तो डेल्टा TF बराबर TF माइनस T, अर्थात विलायक के हिमांक व विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। विलायक के हिमांक व विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। अब हिमांक अवनमन के फार्मूले, बुक वाले फार्मूले तक पहुंचने के लिए हमें एक ग्राफ क्लियर करना होगा। वही वाष्प दाब और ताप के बीच जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी बनाया था, लेकिन वो क्वथनांक को लेकर था। अब हिमांक को लेकर बना रहे हैं। तो ये वाष्प दाब और ताप, वाष्प दाब और ताप में हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। सबसे पहले हमें ऊर्ध्वपातन वक्र क्लियर होना चाहिए। ये ऊर्ध्वपातन वक्र है, या हम कह सकते हैं हिमांक वक्र है। हिमांक वक्र भी इसको बोला जाता है, जिस पर कोई भी द्रव
ठोस में बदल जाता है। यहाँ जब पहुँच जाएगा द्रव तब वो ठोस में बदल जाएगा, ऊर्ध्वाधर वक्र या हिमांक वक्र। अब हमने पढ़ा था विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होता है। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो ज़्यादा होता है, और जब विलयन बनता है तो विलयन के वाष्प दाब में विलायक की तुलना में कमी आ जाती है। तो ये तो हमने दिखाया विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब देख सकते हैं, विलयन का वाष्प दाब यहाँ दिख रहा है आपको, और ये हमने दिखाया है विलायक का वाष्प दाब। ये विलायक का वाष्प दाब है, ये विलायक का वाष्प दाब है। अब हमने हिमांक का मतलब क्या है, उसे ठोस में बदलना है। द्रव को ठोस में बदलने के लिए हमें ताप क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे पहले 273 पर जम रहा था तो अब 272 पर जम रहा है, तो टेम्परेचर में कमी आएगी तभी ठोस बनेगा। किसी भी द्रव को पानी से बर्फ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे फ्रीजर में रख देते हैं और उसका ताप क्या होता है, लगातार कम होता जाता है। तो अब हम देखें तो हमने ताप कम करना शुरू कर दिया, तो जिससे वाष्प दाब भी कम होगा, क्योंकि गर्म करते हैं तो वाष्प बनती है, वाष्प बनती है तो वाष्प दाब भी बढ़ता है। और ठंडा कर रहे हैं तो वाष्प में कमी आएगी, वाष्प में कमी आएगी तो वाष्प दाब में भी कमी आएगी। तो अब इस वक्र को पीछे की ओर लाना, देखो ताप कम हो रहा है, ताप कम हो रहा है तो वाष्प दाब भी कम हो रहा है, ताप कम हो रहा है तो वाष्प दाब भी कम हो रहा है। और यहाँ आते आते ये हिमांक वक्र ऊर्ध्वाधर वक्र पर पहुँच गया। इस ताप पर ये जो विलायक है ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये जो ताप है ये विलायक का हिमांक है। विलायक का हिमांक यानी टीएफ। तो हमने क्या किया, ताप को कम किया, ताप को कम किया तो वाष्प दाब में भी कमी आई, और इस बिंदु पर आकर ये जो विलायक था ठोस में परिवर्तित हो गया। तो ये है विलायक का हिमांक टीएफ। अब विलयन के ताप को कम करना है, विलयन के ताप को कम करेंगे तो विलयन के वाष्प दाब में भी कमी आएगी, और ये वाष्प दाब में कमी आ रही है, और वाष्प दाब कम होते होते अंततः ये भी हिमांक वक्र तक पहुंच गया है। तो इस ताप पर विलयन भी ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये है विलयन का हिमांक टी। अब ये जो दोनों के बीच का अंतर है, ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, यही डिफरेंस हिमांक अवनमन है। हिमांक में कमी आई है, हिमांक में कमी आई है, क्लियर। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो दोनों के बीच का गैप है, ये है डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। तो डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ माइनस टी, टी एफ माइनस टी, दोनों के बीच का डिफरेंस हिमांक अवनमन है। अब देखें हम लोग कि हिमांक अवनमन और वाष्प दाब अवनमन में क्या संबंध है। वाष्प दाब में जितनी ज़्यादा कमी आएगी हिमांक में भी उतनी ही ज़्यादा कमी आएगी, अर्थात हिमांक अवनमन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। हिमांक में आने वाली कमी वाष्प दाब में आने वाली कमी के समानुपाती होती है। क्लियर कर लें, यहाँ वाष्प दाब में देखो वाष्प दाब कम हुआ तो हिमांक भी कम हुआ। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हुआ, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हुआ, तो विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम हो गया। अब एक वक्र और देखें, मान लो इसके बीच हम एक विलयन और ले लेते जिसका वाष्प दाब और कम होता। ये विलयन 2 ले लिया हमने जिसका वाष्प दाब उससे कम है, तो अब इसका ताप कम कर रहे हैं तो वाष्प दाब कम होगा, और ये यहाँ आकर जमेगा इस जगह पर, तो इसका हिमांक देखो और कम हो गया। तो वाष्प दाब जितना कम हो रहा है हिमांक भी उतना ही कम हो रहा है, हिमांक में भी उतनी ही कमी आ रही है। यानी हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी, और डेल्टा पी का मान लाएंगे अत्यंत तनु विलयन के लिए राउले के नियम से। ये हम पढ़ चुके हैं, अत्यंत तनु विलयन के लिए राउले का नियम क्या कहता है, डेल्टा पी अपॉन पी नोट, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। तो जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो पहले पिछले वीडियो देखे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो डेल्टा पी का मान लाएंगे अत्यंत तनु विलयन के लिए राउले के नियम से। तो डेल्टा पी का मान यहाँ से निकालोगे तो पी नोट इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ समानुपाती पी नोट डब्ल्यू एम अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू।
अब जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे, तो डेल्टा टी एफ बराबर के पी नोट स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। अब जो जो कांस्टेंट है उनको हटा दो। क्या क्या कांस्टेंट है? स्मॉल के कांस्टेंट है, पी जीरो या पी नोट कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, विलायक का अणुभार कांस्टेंट है। स्मॉल एम क्यों कांस्टेंट नहीं है? पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं, जब हम किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो या तो वो वियोजित हो जाता है या संगुणित हो जाता है, इसलिए उसका अणुभार बदल जाता है। इसलिए स्मॉल एम को कांस्टेंट नहीं लेना है। तो के कांस्टेंट है, पी नोट कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, तो इन तीनों को हमने एक बड़े कांस्टेंट के से रिप्लेस कर दिया। के से रिप्लेस कर दिया तो के इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। के जो है ये अवनमन स्थिरांक है। के क्या है? अवनमन स्थिरांक। पिछले वीडियो में हमने उन्नयन पढ़ रहे थे तो वो उन्नयन स्थिरांक था, अब अवनमन पढ़ रहे हैं तो के अवनमन स्थिरांक है। अब अवनमन स्थिरांक की परिभाषा निकालनी है। अवनमन स्थिरांक की परिभाषा हम क्लियर करें तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम ये है ग्राम बटे अनुभार। ग्राम बटे अनुभार यानी विलेय के मोल। ये विलेय के मोल हो गए, ग्राम बटे अनुभार विलेय के मोल हो गए। कैपिटल डब्ल्यू जो है वो है विलायक के ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक के ग्राम। ये विलायक के ग्राम हो गए। विलायक का द्रव्यमान ग्रामों में, यानी विलायक के ग्राम, विलायक के ग्राम हो गए। ये विलायक की ग्रामों में मात्रा हो गई। ये मान लो मैं 1 मोल मान लूँ और ये मान लो मैं 1 ग्राम मान लूँ, तो ये मैंने 1 मोल माना, ये 1 ग्राम माना, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ जाएगा? के। डेल्टा टी एफ बराबर के, यानी अवनमन स्थिरांक हिमांक अवनमन के बराबर है। अवनमन स्थिरांक हिमांक अवनमन के बराबर है। कब? जब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है। जब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है, परंतु 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में प्रायोगिक रूप से नहीं घोला जा सकता। यह भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जल के 1 ग्राम और चीनी के 1 मोल, चीनी के 1 मोल में 342 ग्राम चीनी होती है, तो 1 ग्राम पानी में 342 ग्राम चीनी नहीं घुल सकती। तो इसलिए सैद्धांतिक रूप से तो हमने घोल दिया, सैद्धांतिक रूप से तो हमने कह दिया 1 मोल ये 1 ग्राम ये, लेकिन प्रायोगिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमने इसकी मात्रा किस में लेनी है? किलोग्राम में। प्रायोगिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। प्रायोगिक रूप से 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में नहीं घोला जा सकता। 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में नहीं घोला जा सकता। इसलिए क्या किया हमने? विलायक की मात्रा किलोग्राम में लेने पर, विलायक की मात्रा किलोग्राम में लेने पर, तो विलायक की मात्रा जब आप किलोग्राम में ले लोगे तो कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ बराबर के डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। अब कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब ये विलायक के केजी हैं, ये बन गए विलायक के किलोग्राम। विलायक की मात्रा किस में ले ली? किलोग्राम में ले ली। तो ये विलायक के किलोग्राम है, अब ग्राम नहीं है। अब आप देखो, ये हो गए विलेय के मोल, ग्राम बटे अनुभार विलेय के मोल हो गए। कैपिटल डब्ल्यू हो गए विलायक के किलोग्राम, और मोल पर केजी को, मोल पर केजी विलायक के केजी, मोल पर केजी को हम लोग मोललता कहते हैं। तो ये पूरी बन गई मोललता। ये विलेय के मोल हैं डब्ल्यू अपॉन एम, कैपिटल डब्ल्यू विलायक के किलोग्राम है, तो ये पूरी बन गई मोललता। और मोललता बन गई तो उस केस में अवनमन स्थिरांक को मोलल अवनमन स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। मोलल अवनमन स्थिरांक, तो मोलल अवनमन स्थिरांक को हम के एफ से लिखते हैं। तो यानी जब हम विलायक को किलोग्राम में ले लेंगे तो के को के एफ से लिखेंगे, तो यानी फार्मूला बन जाएगा आपका डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता।
डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता। तो ये हमारे पास सूत्र आ गया, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता। और इस सूत्र की सहायता से हम स्मॉल एम की गणना भी कर सकते हैं। स्मॉल एम इधर आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इधर आ जाएगा, तो विलेय का अणुभार भी हम ज्ञात कर सकते हैं। एम बराबर क्या बनेगा, के एफ डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ डब्ल्यू। तो एम इधर आ गया, डेल्टा टी एफ इधर आ गया। क्लियर। अब आता है डेल्टा एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा एच व के बी में संबंध और डेल्टा एच व के एफ में संबंध। डेल्टा एच व के बी में संबंध, जब के बी बी क्या है, बी बॉइलिंग है, बॉइलिंग यानी क्वथनांक, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है, क्वथनांक में उन्नयन हुआ था। और क्वथनांक क्या होता है, जब द्रव वाष्प में बदलता है, जब द्रव वाष्प में बदलता है तो इसको डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वाष्पन बोलते हैं। क्लियर। और एफ क्या है, एफ फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग में क्या होगा, द्रव ठोस में परिवर्तन होगा, द्रव ठोस में परिवर्तन होगा। जब फ्रीजिंग की बात करेंगे तो द्रव ठोस या ठोस द्रव में ऊष्मा परिवर्तन देखेंगे तो वो होगा डेल्टा एच गलन, फ्यूजन, डेल्टा एच गलन या डेल्टा एच फ्यूजन। क्लियर। डेल्टा एच गलन या डेल्टा एच फ्यूजन। तो अब के बी और वेपोराइजेशन में क्या संबंध है, के बी बराबर एम आर टी बी स्केयर। ये लर्न ही करना है सीधा, इससे क्वेश्चन नहीं आता है वैसे तो, पर आपकी बुक में ये फार्मूला दिया हुआ है, 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन। के बी बराबर एम आर टी बी स्केयर अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन। सेम के एफ वाला फार्मूला बनेगा, के एफ बराबर एम आर टी एफ स्केयर, बी की जगह एफ आ जाएगा, टी एफ स्केयर अपॉन 1000 डेल्टा एच गलन या फ्यूजन, डेल्टा एच गलन या फ्यूजन। तो ये फार्मूला के एफ का आ जाएगा। के बी और के एफ, के बी और डेल्टा एच में संबंध है, के एफ और डेल्टा एच में संबंध है, सेम संबंध है, सिर्फ बी की जगह एफ लिखा है और वाष्पन की जगह फ्यूजन लिखा है और बॉइलिंग पॉइंट की जगह फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है। क्लियर। मेन ये डेरिवेशन है आपकी बुक में, ये फार्मूला जो है बहुत शॉर्ट में प्रूव किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है डेल्टा पी के। डेल्टा पी का मान अत्यंत तनु विलयन के लिए राउले का नियम लगा दें, डेल्टा पी का मान निकाल लें, समानुपाती का निशान टाइगे के लगाएंगे। अब जो जो नियतांक है उनको एक बड़े नियतांक से हटा दें, उसको अवनमन स्थिरांक बोलते हैं। विलेय के 1 मोल को विलायक के 1 ग्राम में घोल लें तो के जो होगा वो डेल्टा टी एफ के बराबर आ जाएगा, यानी अवनमन स्थिरांक हिमांक अवनमन के बराबर है। कब, जब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है, परंतु प्रायोगिक रूप से ऐसा संभव नहीं है, इसलिए विलायक की मात्रा किलोग्राम में लेने पर, तो जब विलायक की मात्रा किलोग्राम में लेंगे तो ये मोल पर केजी बन जाएगा मोललता। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता। और इस सूत्र की सहायता से आप एम की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया हिमांक अवनमन के बारे में। यदि आपको टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो और 2021 के एग्ज़ाम के लिए अंतिम वीडियो विलयन चैप्टर से पराशर दाब के साथ। धन्यवाद।